14 साल की उम्र में एक लड़की को लगी अपनी फूफा के साथ समय गुजारने की आदत और तभी से वो तकरीबन 15 साल तक फूफा के साथ इसी तरीके से वासना के चक्कर में पड़ी रहती है। और फिर जब वो 27 साल की हो जाती है 15 साल के बाद, तो फिर उसके बाद उसका जो फूफा उसके साथ जो भी कुछ करता है दोस्तों, बहुत ही विचित्र कहानी है। जिंदगी जो है वो बिल्कुल ही झंड बन जाती है इस कहानी में। और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है और क्या हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो घटना है ये घटित होती है बिहार के औरंगाबाद जिले के अंदर। अब दोस्तों वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में प्रियांशु नाम का एक शख्स रहा करता था और जिसकी उम्र 27 साल होती। उसका उर्फ नाम छोटू था, यानी कि उसके दो नाम थे। घर वाले छोटू कहा करते थे और एक प्रियांशु भी जो है वो नाम रखे हुए थे। अब उसकी शादी को सिर्फ 25 दिन हुए थे। नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आई हुई है। पत्नी का नाम गुंजा होता है और गुंजा की उम्र भी जो है वो 27 साल है, यानी कि दोनों की ही पति पत्नी की एज सेम थी। अब जो गुंजा थी वो औरंगाबाद की ही रहने वाली थी और जो ये प्रियांशु इसके लड़का है, इसके घर परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। परिवार में इसकी विधवा माँ है और पिता की मौत जो है वो काफी सालों पहले हो चुकी है। इसका एक बड़ा भाई भी है और बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है और भी परिवार के अंदर सदस्य हैं। और इनके पास 60 बीघा जमीन है। खेती बाड़ी का काम करता है ये लड़का प्रियांशु और ज्वाइंट फैमिली है। चाचा ताऊ सभी लोग जो है वो साथ में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहा करते थे। अब दोस्तों होता क्या है कि प्रियांशु की शादी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं थी। नई नवेली घर में दुल्हन आ चुकी होती है। अब 23 जून की बात होती है दोस्तों। 23 जून 2025 को प्रियांशु को वाराणसी यूपी चंदौली गांव में कजन सिस्टर के यहाँ पर जाना था और कजन सिस्टर के जा पर कुछ काम करके वापस भी आना था। तो फिर वो ट्रेन में बैठा है और वाराणसी के लिए निकल जाता है। वहां पर जाकर के कजन सिस्टर के होकर जो कोई काम था वो उसको निपटाने के बाद वापसी की ट्रेन पकड़ लेता है। अब वापसी आते वक्त उसकी पत्नी उससे लगातार पूछ रही थी कि कहाँ हो जी। उसकी माँ भी पूछ रही थी कि कहाँ पर पहुंचे बेटा। तभी शाम के 8-9 बजे का समय हो रहा था। गांव से 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था जो कि सुनसान जगह पर था। वहां पर बस एक आध ट्रेन ही रुका करती थी और वो ट्रेन भी वहीं पर रुकने वाली थी जिसमें ये लड़का प्रियांशु बैठ करके आ रहा था। तो जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचने वाला होता है तो फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ 2 लड़के को भेज दो या फिर कोई किसी को मोटरसाइकिल लेकर के ही मुझे लेने के लिए भेज दो। तो जो माँ होती है वो पड़ोस के 2 लड़कों को इसे लेने के लिए भेज देती है गांव से 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर। अब 2 लड़के बाइक पर वहां पर जाते हैं क्योंकि वो लड़के ये कह रहे थे कि अकेले तो हम जाएंगे नहीं, रात का समय है। अब दोनों का लड़का नाम एक सोनू है, एक का नाम अंकित होता है और वो बाइक लेकर के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के दोस्तों जो लड़का होता है जिसका नाम प्रियांशु होता है वो इन्हें मिलता है और फिर इसके बाद ये बाइक पर बैठा करके उन्हें वापस लाने लगते हैं। तभी सुनसान रास्ते में एक बाइक आती है और उस पर 2 लोग बैठे हुए थे और वो बाइक वाले इन्हें रोकते हैं, इनसे पता पूछना चाहते थे और पता पूछते पूछते वो बाइक वाले इसका नाम पूछने लगते हैं जो प्रियांशु होता है। तो फिर वो अपना नाम प्रियांशु बताता है। दोनों भी अपना नाम बताते हैं कि कौन है। सोनू और अंकित वो भी अपना नाम बताते हैं और उसके बाद जैसे ही ये लोग अपना नाम बताते हैं तो फिर वो दोनों लोग बंदूक निकालते हैं और उस प्रियांशु के ऊपर लगातार 7 गोलियां मारी जाती है। और जो 2 लड़के थे जो दोनों लेने के लिए गए थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, दूर खड़े सहमे देखते रहते हैं। लेकिन जो कातिल थे वो इन 2 लड़कों को कुछ नहीं कहते हैं। वो चुपचाप से अपना काम करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और अब इन 2 लड़कों को जो उन्हें लेने गए थे उनके तो होश उड़ करके रह गए थे कि ये उनके साथ क्या हो गया और वो उन लोगों को छूते तक नहीं है दोस्तों। और फिर वो उस लड़के को मार करके प्रियांशु को वहां से वो लोग फरार होने लगते हैं। लेकिन जाते जाते वो किसी से फोन पर बात भी कर रहे थे। अब तो दोस्तों जो लड़के 2 थे वो उस लाश को, यानी कि अब लाश ही बन चुका था, वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, घर वालों को फोन करके बताते हैं। माँ भाई सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं लेकिन तब तक वहां पर प्रियांशु जो था वो इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए थे। अब पुलिस भी बुला ली जाती है क्योंकि ये पुलिस केस ही था। अब पुलिस आती है और आकर के पूछताछ करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पूरे इलाके में ही सन्नाटा मच जाता है कि भाई ऐसे रास्ते में किसी को कैसे मार सकता है, ऐसे कैसे चलेगा। लोग भी बहुत गुस्से में थे और जो है ये गुस्सा जो है वो एक तरह से आंदोलन का रूप लेने लगा था। अब जो पुलिस होती है वो जांच पड़ताल में जुट जाती है। पहला शक उन दोनों लड़कों पर ही होता है पुलिस को कि वो 2 लड़के जो उसे लेने गए थे शायद उन्होंने ही कोई जाल बिछाया हो, क्योंकि उनके ऊपर एक भी गोली उन कातिलों ने नहीं मारी, वरना ये उनके कौन लगते थे, वो इनको भी तो घायल कर सकते थे।
अब सबसे पहले इनसे ही पूछताछ की जाती है, लेकिन दोस्तों इनका इस घटना से कोई लेना देना था ही नहीं। ये तो डर गए थे, घबरा गए थे मौत का तांडव देख करके। और जहां तक पुलिस को लगता है कि ये निर्दोष है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है वो इन्हें पूछताछ के लिए कहती है कि जब भी हम बुलाए तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि ठीक है सर, आप जब बुलाइएगा तब आ जाएंगे, तब इसे छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद प्रियांशु की कॉल डिटेल चेक की जाती है, तो प्रियांशु के फोन पर लगातार माँ का और उसकी पत्नी गुंजा का फोन आ रहा था कि कब आ रहा होगे, कितनी देर लगेगी। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, पुलिस जो है वो उस चीज को कोई लेकर के आरोप नहीं लगा सकती है, ना ही माँ पर ना ही पत्नी पर। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर गांव का इलाका था तो सीसीटीवी कैमरे भी ज्यादा नहीं थे। और कहां से सीसीटीवी कैमरे में जब रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो कहां से पता लगेगा कि आखिर ये मामला क्या था। अब दोस्तों यहाँ पर भी पुलिस का जो है वो तरीका फेल हो जाता है। अब पुलिस को यहाँ पर एक क्लू मिलता है कि वो दोनों लड़के बताते हैं जो लेने के लिए गए थे कि जो जब कातिलों ने भैया को गोली मार दिया चला करके, तो फोन पर जो है वो कातिल किसी से बात कर रहे थे हत्या के ही बारे में कि हमने काम कर दिया है। अब जो वो बदमाश थे वो किसी से फोन पर ये बातें कह रहे थे। अब वही घटना स्थल पर ही खड़े होकर ये बातें कह रहे थे। अब तो दोस्तों जो घर वाले होते हैं उनसे जाकर के पुलिस पूछती है कि किसी के ऊपर आपको शक हो या कोई दुश्मनी हो, लेकिन घर वाले यही कहते हैं कि नहीं जी, हमारी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारे बेटे की दुश्मनी है। वो तो बहुत प्यार से रहता था, क्योंकि पुलिस को ये लगा था कि शायद इनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है तो कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो गया हो, लेकिन ऐसा भी कोई क्लू पुलिस को यहाँ पर नहीं मिलता है। पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया था कि पता लगाओ, कोई भी छोटी मोटी बात है पता चले तो फिर उसके बारे में हमें जरूर बताना। अब दोस्तों 4 दिन तक उन दोनों ही लड़कों से तमाम बयान जो है वो पुलिस लेती है और काफी ज्यादा पूछताछ भी की जा रही थी, लेकिन बस वो लड़के एक ही बात पर अटके हुए थे और पुलिस को उनके ऊपर ज्यादा शक भी नहीं था, क्योंकि बस वो तो फॉर्मेलिटी ही पूरी कर रहे थे और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये उनको जरूर कहा गया था कि तुम लोग गांव छोड़कर मत जाना जब तक केस सुलझ ना जाए। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस एक और डिसीजन लेती है। प्रियांशु जिसकी मौत हुई थी उसकी बेडरूम की तलाशी ली जाती है। जैसे ही बेडरूम की तलाशी की ली जाती है तो यहाँ पर छानबीन के दौरान पुलिस को एक छोटा सा फोन मिल जाता है। उस फोन के बारे में पुलिस जो है वो उस लड़के के माँ से पूछती है, पत्नी से पूछती है, तो वो साफ मना कर देते हैं। दोनों ही कह देते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं पता, दुल्हन के पास तो अपना फोन था, तो अब ये फोन किसका है, यहाँ इस तरह से पूछताछ की जाती है। तो अब ये फोन जो है वो घर वाले ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, लेकिन दोस्तों ये फोन जो था वो गुंजा का ही था। गुंजा का ये सीक्रेट फोन था, यानी कि चुपचाप जिससे बात की जा सकती थी किसी से भी। और जो मेन उसके पास फोन था उसमें किसी का रिकॉर्ड ना है, क्योंकि उसको तो पति भी देख सकता था। चुपचाप जो फोन है, जो गुप्त फोन है, उसे भला कौन देख सकता था। तो अब गुंजा का ये फोन था और उसके बाद उसकी कॉल डिटेल वगैरह, उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है। तो फिर यहाँ पर गुंजा फूफा से लगातार घंटों तक बात करती थी। फूफा से इसका अफेयर था। फूफा का नाम जीवन प्रसाद होता है, जिसकी उम्र 60 साल होती है। और दोस्तों वो बहुत पावरफुल इंसान था। उसकी पत्नी ने चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। इस फूफा के बाइक के शोरूम थे और बहुत ही काफी पैसे वाला इंसान था। झारखंड के पलामू का रहने वाला था। अब डायरेक्ट तो इसके ऊपर हाथ डाला नहीं जा सकता था। उसके बाद सीक्रेट फोन में और भी जांच पड़ताल की जाती है, तो एक और नंबर भी मिलता है, और जो कि डम्ब डाटा होता है। यानी कि दोस्तों डम्ब डाटा, जहां पर उसकी मौत की गई थी, हत्या की गई थी, पुलिस ने पता लगाया था सीरियल लोकेशन वगैरह कि वहां पर उस वक्त उस टाइम पर कौन कौन से फोन जो थे वो एक्टिव थे। तो यहाँ पर वो डम्ब डाटा मिलता है और उसी फोन डम्ब डाटा में इस नंबर भी जो है वो वहां शो कर रहा था, दिखा रहा था। यानी कि मर्डर स्थल पर ये भी नंबर एक्टिव था। यानी कि अब पुलिस को उस औरत पर और ज्यादा शक हो जाता है। अब क्योंकि बदमाशों के नंबर भी उस जगह पर ही थे और उन्हीं बदमाश के नंबर उस पत्नी के प्राइवेट सीक्रेट फोन के भी अंदर थे, तो इसका मतलब है कि लगातार यही उनसे बात कर रही थी। कॉल भी कई बार उनसे की गई थी। और दूसरी बात यहाँ पर एक और ये भी मिलती है कि आज से 25 दिन पहले जब इस लड़की की शादी हुई थी प्रियांशु से, तो शादी वाले दिन 97 बार इसने अपने फूफा पास फोन किया था। 97 दोस्तों। अब ऐसा क्या हो गया था कि फूफा को बात करना 97 बार जरूरी था और ये शादी की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही थी। तो ये सारे सबूत और सारे क्लू जो है वो पुलिस के मन में सीधा शक पैदा कर रहे थे उस पत्नी के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो पुलिस होती है वो अभी भी पत्नी को नहीं पकड़ती है। पुलिस जो है वो सबसे पहले जयशंकर चबे और जो मुकेश शर्मा थे, जो कि दोनों लोग हत्या करके गए थे, और साथ में फूफा को भी उठा लिया जाता है। और फूफा का नाम जीवन प्रसाद होता है और जिनकी उम्र 60 साल होती है। अब इन तीनों को पकड़ा जाता है और अच्छी तरह से इनकी ठुकाई की जाती है और फिर ये पूरा राज पुलिस के सामने खोलते हैं।
जो फूफा होता है वो ये बताता है कि साहब गुंजा से मैं आज से 15 साल पहले से प्यार करता हूँ। वो पढ़ाई करने के लिए हमारे यहाँ पर आई थी जब वो 12 साल की थी और तभी से मेरा उसके साथ संबंध कायम हुआ और उस दिन से आज तक 15 साल हो चुके हैं। वो तो 27 साल की हो गई और लगातार मैं उसके साथ संबंधों में हूँ। बचपन से ही इन दोनों का प्यार रहा था और बुआ को पता नहीं था कि घर के अंदर क्या हो रहा था। बहुत घर में ये उसे प्यार किया करता था, लाड किया करता था, उसे चॉकलेट खिलौने दिलाया करता था। लेकिन साथ में उसके साथ गलत रिश्ते भी कायम करता था और उस लड़की से कहता है कि किसी से बताना मत अगर तुम्हें मजे लेने हैं तो। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर काम चल रहा था 15 सालों से, यानी कि 2009 से जब वो 12 साल की थी तब से दोस्तों उन दोनों के बीच में ये काम चल रहा था। अब क्या होता है कि जो माँ-बाप होते हैं वो गुंजा के लिए रिश्ता ढूँढते हैं, तो फूफा जो है वो रिश्ता तुड़वा दिया करता था। कहता है कि इस लड़के में कोई ना कोई कमी है, वो निकाल ही दिया करता था। तो फिर जो गुंजा के माँ-बाप होते हैं वो यही सोचते हैं कि देखो गुंजा के लिए फूफा कितने चिंतित रहते हैं, उसके लिए कितना अच्छा लड़का ढूँढते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फूफा जो है वो कुछ और ही बन चुका होता है। फूफा जो था वो कुछ दूसरे टाइप का फूफा बन चुका था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो गुंजा होती है जैसे ही 27 साल की हो जाती है तो फिर एक दिन जो फूफा होता है वो गुंजा से रिश्ता कायम कर रहा था और उनको ये नहीं पता था कि जो बुआ है वो वहां पर आ जाएगी और एकदम से ही वहां पर अचानक बुआ आ जाती है। अब बुआ ने अपनी भतीजी और अपनी पति को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और उसके बाद बुआ अपने भाई को फोन करती है और कहती है कि गुंजा को ले जाओ यहाँ से, ये बहुत बड़ी हो गई और इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दो। लेकिन वो बात नहीं बताती है जिससे कि उन्हें कुछ पता चल सके या कुछ काम पता लगे। अब तो उसके बाद जो घर वाले होते हैं वो इसके लिए जल्द से जल्द लड़का ढूंढते हैं और लड़का वही होता है प्रियांश। प्रियांशु के साथ इसकी शादी कर दी जाती है गुंजा की। गुंजा रो रही थी अपने फूफा से कि मैं अब कैसे आपके बिना रहूंगी, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन फूफा कहते हैं कि ये लो फोन और इसी से मुझसे बात कर लिया करना और तुम अपने पर्सनल से अगर तुम बात करोगी फोन से तो लोग पहचान लेंगे कि तुम किससे बात करी, तुम्हारा पति जान जाएगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा सिगरेट फोन दे देता हूँ और ये नंबर भी दूसरे टाइप का है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे तुम जितना चाहो मुझसे बात कर सकोगे। शादी हो जाती है और शादी के दिन ही वो फूफा से 97 बार फोन किया था उसी प्राइवेट फोन से कि अब क्या करूंगी, कैसे करूंगी, यानी कि वो फूफा की कुछ ज्यादा ही लाडली बन गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, फूफा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम शादी करके जाओ तो सही, उसके बाद मैं कोई ना कोई प्लान बनाता हूँ। अब जो गुंजा होती है वो प्रियांशु से शादी करती है और फिर शादी करने के बाद उसके भरे पूरे परिवार में चली जाती है और भरे पूरे परिवार को ये नहीं पता था कि जो दुल्हन आ रही है, जो नई नवेली है, उसका सिस्टम 15 साल पहले से ही खराब हो चुका है और 15 साल पहले से ही वो सारे सुख भोग चुकी है। लेकिन पता नहीं होता तो वो भी क्या कर सकते थे। अब दुल्हन आ जाती है और खूब अपने पति के लिए झूठा प्यार दिखाती है और फूफा से भी बातचीत लगातार किए जा रही थी कि फूफा आपके जैसा तो कोई नहीं है, जो आप करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। वो मेरा पति भले ही है लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ। फूफा भी उधर से बढ़ चढ़ करके बातें किया करता था। इसी तरह से ये मामला चल रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि वो फूफा के फोन करके रोने लगती है कि फूफा मुझे तुम्हारे बगैर मन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो फूफा कहता है कि चिंता मत करो, जो छोटा फोन है इससे लगातार बातें करते रहो और मैं जरूर कुछ ना कुछ जल्दी करूंगा। और फिर इसके बाद इनकी कुछ ऐसी अंदर ही अंदर प्लानिंग बनती है। अब दोस्तों जो फूफा होता है वो लगातार पति की जानकारी मांगने लगता है कि तुम्हारी पति कहाँ गया है। तो ये बताती रहती थी कि आज खेतों पर गया है, घर में लेटा हुआ है, बाहर दोस्तों के साथ है, यानी कि सारी जानकारी जो है वो फूफा उस प्राइवेट सीक्रेट फोन नंबर से मांगता था। और उसके बाद अब क्या होता है दोस्तों कि पति जो है वो अपनी कजिन सिस्टर के यहाँ पर गया हुआ था चंदोली गांव में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब वहां पर जैसे जाता है तो फूफा पूछ रहा था कि तुम्हारा पति कहाँ गया है, तो वो बताती है कि उत्तर प्रदेश वाराणसी गया है। तो फूफा कहता है कि अब तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और उसके बाद दो लड़कों को वो चुनता है, उन्हें पैसे देता है, एक जय शंकर और एक मुकेश। इनको पैसे देने के बाद उनको स्टेशन पर खड़ा कर देता है जहां पर से वो वापस आकर के उतरने वाला था। इधर जो उसकी पत्नी थी वो लगातार उससे पूछ रही थी कि कहाँ गए जी, मेरा मन नहीं लग रहा आपके बगैर। और वो बता रहा था सारी जगह पर कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहां पर हूँ। और इधर जो पत्नी थी वो अपने प्रेमी जो फूफा थे उनको बताती रहती थी और फूफा वहां पर उन कातिलों को तैनात किया हुआ था। और जैसे ही वो वहां पर आता है तो दो लड़के उसको लेने के लिए गए थे। वो बेचारे सीधे साधे लड़के थे और जैसे ही वो बाइक से वापस आ रहे थे तो फिर जो ये कातिल होते हैं वो रास्ता पूछने के बहाने उनके बाइक को रुकवा देते हैं और फिर उनका नाम पूछते हैं कि क्या क्या नाम है तुम्हारे। वो नाम बताते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसकी 7 गोली मार करके इस प्रियांशु की हत्या कर दी जाती है और फिर वो वहां से फरार हो जाते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में प्रियांशु का क्या कसूर था, ये सोचने वाली बात है।
हम और आप लोग बच्चों की शादी करने से भी पहले ऐसा फिलहाल हमें ऐसा ही लगता है कि कहीं ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसी कोई औरत ना आ जाए जो कि पहले ही दूसरे रंग में डूबी हो और आ करके कहीं यहाँ पर कोई रंगारंग जो है वो कार्यक्रम ना कर दे। तो यहाँ पर लोगों को बहुत डर लगता है क्योंकि आजकल के दौर में किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इस लड़के की शादी जो है वो सिर्फ शादी के 25 दिन हुए थे और शादी के 25 दिन में ये क्या पत्नी से लड़ा होगा, क्या इसने किसी पत्नी से उल्टी सीधी बातें कही होगी। अभी तक तो प्यार ही परवान चढ़ रहा होगा। शादी के 1 साल तक तो बस सब कुछ ठीक ही रहता है, कभी कुछ चीज जो है वो ज्यादातर गलत होती ही नहीं है, दोनों के बीच में प्यार बढ़ता ही है। लेकिन यहाँ पर तो उनके बीच में बहुत ही प्यार था, लेकिन लड़की को अपने फूफा के बगैर जीना नहीं आ रहा था क्योंकि वो 27 साल की हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसका फूफा 1000 साल तक जिएगा और उसे इसी तरह से खुश रहेगा, जबकि फूफा भी सठिया गया था, वो 60 साल का हो चुका था। लेकिन वही है दोस्तों की अकल घास चली जाती है, तो इसके बारे में क्या किसी के बारे में कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये इस तरह से लड़की की चीजों को मतलब लड़की की कहानी के बारे में जो है वो कुछ जान ही नहीं पाया और जब तक उन्हें पता चला तब तक वो अपने बच्चे से हाथ धो बैठे थे। अब परिवार वाले भी क्या दोषी थे, वो भी बेचारे बिना मतलब के अब वो जिंदगी भर सजा भुगतेंगे। वो माँ जो अपने बेटे को खो चुकी है, उन्होंने कितनी खुशी से अपने बेटे की शादी की होगी, लेकिन ऐसी लड़की ऐसी बहू उनको मिल गई जो कि अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, वो तो जेल चल जाएगी, लेकिन उनका क्या, उस माँ का क्या जिसने एक जवान बेटे को खो दिया सिर्फ शादी के 25 दिन के बाद ही। तो दोस्तों सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी। और ये जो लड़की है क्या उसको उसके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी, जो उसने किया उसके कर्मों की सजा तो उसे जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखेंगे? क्या लड़के के या फिर लड़के के परिवार वालों की कोई गलती थी इसमें कि उन्होंने लड़की के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं लगाया, या फिर सारी गलती जो थी वो उस बहू की ही थी जिसने ऐसा काम किया था? मेरे नजरिए में तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो थी वो बहू की ही थी। आपकी जो राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटना के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहे, सतर्क रहें।